हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग वापस से आ गए हैं अपने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का, क्योंकि यार बोर्ड का एग्जाम बैक टू बैक हर एक बोर्ड का चलता जा रहा है। जैसा कि अभी कुछ दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद आई थिंक कि बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है बिहार बोर्ड यानी कि हमारे स्टेट बोर्ड वाले का। और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद यानी कि एक महीना के बाद आई थिंक कि फिर सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम है। तो चैप्टर पढ़ करके जाओगे बेटा, तभी आप क्वेश्चंस आंसर बना पाओगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि वन शॉट लेकर के वापस से हम लोग आए हैं अपना लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग को लेकर के कि क्या है सर आखिर में कंट्रोलिंग, क्यों करते हैं आखिर में कंट्रोलिंग सर, क्या क्या चीजें हैं कंट्रोलिंग करने के लिए, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा सर, और लास्टली कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है। तो आइए जानते हैं हम लोग। आप लोगों का ढेर सारा प्यार के साथ यार बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में कि आप लोग रिस्पॉन्स करते हो वीडियोस को। देखो, इंसान जब वीडियो कोई भी क्रिएट करता है ना, कोई भी वीडियो क्रिएटर जब वीडियो को क्रिएट करता है राइट, तो अपने टारगेट ऑडियंस के लिए क्रिएट करता है कि वो कौन कौन उनका वीडियो देख रहा है। अगर 5 बच्चा भी मुझे मैसेज कर रहा है ना कि यार सर आप ये वीडियो लेकर के आओ, तो मुझे खुशी होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का था कि सर कंट्रोलिंग वगैरह का वीडियो डालो, और आगे भी चैप्टर का एमसीक्यू तो हो ही रहा है, चैप्टर का वीडियो डालो सो दैट हम लोग क्वेश्चंस आंसर कर पाए। तो चलो हम लोग आ गए हैं अपने कंट्रोलिंग चैप्टर को लेकर के कि बेसिकली है क्या सर कंट्रोलिंग। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं सर कॉन्सेप्ट को कि क्या है सर कॉन्सेप्ट कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट, इंश्योर करना एक्टिविटीज को इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान और नॉट, कि भाई साहब जो भी चीजें हो रहा है वो एज पर प्लान हो रहा है कि नहीं है। आ रहा बात समझ में? कंट्रोल करने का मतलब चेक करते रहना है सर। हम लोग का अगर टारगेट है कि 80% से या 90% एवं एग्जाम में आना है, तो हमें हमेशा मॉक टेस्ट वगैरह दे करके चेक करते रहना होगा खुद के कि जो हमारा प्लान है 90% लाने का, वो ऐसा हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या 1 साल के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का 5 लाख पीस टी शर्ट बनाने का ऑर्डर आया है, तो प्लान है उसका कि 5 लाख टी शर्ट जो 1 साल के अंदर बना लेना है, 12 महीना नहीं करना, 10 ही महीना में बना लेना है। तो प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। हर महीना, हर 15 दिन पे, हर सप्ताह दिन पे, हर 2 दिन पे जाकर के आपको चेक करना होगा कि काम जो हो वो एज पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या है सर नेचर प्लान का, सॉरी कंट्रोलिंग का? गोल ओरिएंटेड। सबसे पहला चीज जो तुम्हारा कंट्रोलिंग है ना, वो गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? गोल ओरिएंटेड का मतलब कि भाई साहब जो भी तुम कंट्रोल कर रहे हो वो फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द गोल कर रहे हो, कि भाई साहब जो भी वर्क हो रहा है, एक्टिविटीज हो रहा है, वो एज पर प्लान गोल को अचीव करने के लिए ही हम लोग सारा चीज कर रहे हैं ना। तो भाई इसीलिए बोला गया गोल ओरिएंटेड। इंश्योर रिसोर्सेस आर यूज्ड इफेक्टिवली। गोल ओरिएंटेड का मतलब इंश्योर रिसोर्सेस आर यूज्ड इफेक्टिवली। भाई साहब हर एक काम को सही समय पे हो जाना चाहिए इफेक्टिवली, राइट। इसीलिए हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। परवेसिव फंक्शन, ये जो कंट्रोल है ना, वो परवेसिव फंक्शन हर एक लेवल, हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लेवल, हर एक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा आपका कंट्रोलिंग होना चाहिए। विदाउट कंट्रोलिंग आप सोच रहे हो कि अभी छोड़ दे हम इंप्लॉय को, बेटा इंप्लॉय आपका बाल बेच करके खा जाएगा। आ रहा बात समझ में? क्यों? क्योंकि आप वो समझ जाएगा कि यार देखने वाला ही कोई नहीं है। क्योंकि जब देखोगे नहीं तो फिर उसको मोटिवेट कैसे करोगे? देखोगे वो गलत ट्रैक पे जा रहा है तभी ना उसको हटाएंगे ना, चलो नहीं, लेकिन कम से कम उसको मोटिवेट तो एटलीस्ट करेंगे ना। इंप्लॉय देख लेगा कि यार कुछ कर ही नहीं, मतलब कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई कंट्रोलिंग का कोई प्रोसेस ही नहीं फॉलो हो रहा है, तो भाई साहब वो अपना मनमतंगी काम करेगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना देगा, राइट। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस ब्रिंग्स मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। ये तुम कंट्रोल किए, फिर तुम वापस से आगे प्लानिंग में, फिर कंट्रोल किए, फिर वापस से प्लानिंग में, फिर कंट्रोल किए, फिर तो एक चीज कंट्रोल करोगे तभी फिर से नया कोई प्लान बनाओगे, वरना उसी में फंस के रह जाओगे। नया प्लान कहां से बन पाएगा सर? उसके बाद कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग जो होता है ना, वो दोनों होता है सर। हमेशा हम लोग आगे के लिए काम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई साहब मेरा फ्यूचर जो है वो सही से हो, 90% मेरा मार्क्स आ जाए, ताकि मेरा कोई भी अच्छे यूनिवर्सिटीज वगैरह में मेरा हो जाए, और कम्युनिटी में भी हमारा है ना स्टेटस बरकरार रहे, स्टेबिलिटी रहे। लेकिन हम लोग बैकवर्ड लुकिंग क्यों बोला गया? कि मान के चलो कोई भी इवेंट मैनेजर है ना, वो इवेंट मैनेजर पिछले साल कोई मान लो इवेंट करवाया था, मान लो डांडिया नाइट्स करवाया था, राइट। वो डांडिया नाइट्स में पिछले साल क्या क्या प्रॉब्लम आई थी,
ताकि इस बार वो प्रॉब्लम ना आए, उस डेविएशंस को चेक करने के लिए हम लोग इसको बोला गया है कि बैकवर्ड लुकिंग। कोई दिक्कत सर? नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, देखो आप लोगों को यार याद रखना कि जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे जो बिहार बोर्ड के मतलब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपसे केस स्टडी बनेगा। बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो भी हो, आपके लिए तो केस स्टडी है नहीं, आपका क्वेश्चन आंसर तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट, तो दोनों को हर हाल में अपना अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है सर? हेल्प्स, कंट्रोलिंग जो है वो हेल्प करता है इन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भाई साहब कंट्रोल करेंगे तभी हमारा गोल अचीव हो पाएगा, नहीं करेंगे और लेट होता जाएगा और लेट होता जाएगा। कंट्रोलिंग हेल्प इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। भाई साहब जो हमारा स्टैंडर्ड काम है कि नहीं है, आ रहा बात समझ में, उसको एक्यूरेट काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज क्या क्या हमने कल प्लान बनाया था, आज का चेक करो तो आज काम हुआ कि नहीं हुआ, एक्यूरेसी, राइट। हेल्प्स इन मेकिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। प्लानिंग करोगे तब तुम्हारा रिसोर्स क्या होगा? एफिशिएंट यूज होगा, है ना। कि भाई एफिशिएंट यूज का मतलब कि जो भी तुम्हारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है तुम्हारा रिसोर्सेस का, तभी तुम्हारा एम्प्लॉय करेगा कि नहीं, बॉस जो है वो बार बार चेक करता है। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है वो हेल्प करता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन में। क्यों सर? कंट्रोल बेटा तुम कर रहे हो तो तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारा वर्कर में क्या क्या कमियां हैं, उस कमी को, उस हिंड्रेंस को दूर करना है सर, उस बैरियर्स को खत्म करना है सर, ताकि हमारा जो तुम्हारा अब्राहम मास्लो साहब, इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में, उन्होंने डायरेक्टिंग चैप्टर में देखा था कि अब्राहम मास्लो साहब का हमारा कुछ थ्योरम था, हायरार्की थ्योरम, उसको फॉलो करने के बाद, उसको हर एक नीड्स को पूरा करने के बाद सीक्वेंस वाइज हम लोग इंप्लॉय के अंदर मोटिवेशन देखते हैं। तो भाई साहब कब देखेंगे? जब इंप्लॉय को देखेंगे, और देखने का मतलब कंट्रोलिंग, क्लियर होगा। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। भाई साहब ऑर्डर मतलब क्रिएट करना और डिसिप्लिन सब के बीच में लेकर के आना कंट्रोलिंग कहलाता है। कि भाई साहब कोई लेट नहीं आएगा, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? और कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। बेटा कंट्रोलिंग नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए भी करना। तो देखो एक चीज ना एक दूसरे से लिंकअप है, कॉपरेट करना है, कोऑर्डिनेटिंग करना, कंट्रोलिंग करना होगा। आ रहा भाषा में? तो यहां पे एक दूसरे से हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सबका अपना अपना फ्रीडमली काम कर रहा है, लेकिन लिंक तो है बेटा एक दूसरे से सारा, राइट। चलो, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, जिसको बोला गया है डिसएडवांटेज, जिसको बोला गया है डीमेरिट्स। क्या है सर डीमेरिट्स कंट्रोलिंग का? पहला, डिफिकल्ट इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। अब देखो यहां पे क्या बोलता है, कंट्रोल सिस्टम लूज सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन standard cannot be defined in quantitative term. This make measurement of performance and their comparison with standard or difficult task. देखो ध्यान से समझना क्या बोलता है। यहां पे बोलता है कि कंट्रोल तुम तभी कर सकते हो जब चीजें क्वांटिटी में अवेलेबल हो। आ रहा बात समझ? तभी तुम कोई भी चीज को कर सकते हो, क्वालिटी में नहीं हो पाएगा सर। क्वालिटी में इसने एग्जांपल को समझो। मान के चलो एक टीचर एक क्लासरूम में जाता है, आ रहा भाषा में, एक टीचर एक क्लासरूम में जाता है और जाकर के सिर्फ बच्चे को देख करके उसको आ जाना है और बच्चे को कंट्रोल करना है, मतलब बताना है कि कौन सा बच्चा एफिशिएंट है, कौन सा बच्चा इनएफिशिएंट है, यानी कौन सा बच्चा पढ़ने में ठीक है। सिर्फ देख के कोई बता सकता है क्या? नहीं सर, कुछ मेजरमेंट करने के लिए तो होना चाहिए ना। तब टीचर क्या करता है, लेता है टेस्ट। मान लो 50 नंबर का टेस्ट लिया, तब जिसका आया 45, 46, 47, 48, 40 या 50 आउट ऑफ 50 या 20 या 15 या 10 या 5 या 0, जिसका, तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स उन लोगों को हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा एफिशिएंट है, कौन सा एफिशिएंट है। तो सबसे पहले क्या बोला, कंट्रोलिंग किसी भी चीज का करने के लिए क्वांटिटी में होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए कोई भी चीज। आरावास में कोई भी चीज क्या होना चाहिए बेटा, नंबर में होना चाहिए, तभी हम लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। पढ़ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, तब ना कंट्रोल करेंगे कि 70% आ रहा है तो उसको 80 में बदलना है। आ रहा बात समझ में? तो मतलब हमेशा हर एक चीज क्या चीज होना चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म में, क्वांटिटी में होना चाहिए। उसके बाद लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। देखो एक्सटर्नल आपने चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट में इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन सा था बेटा आपका, लीगल, पॉलिटिकल, तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल, ये सब तुम्हारा क्या था,
एक्सटर्नल फैक्टर था। तो क्या वो सारा चीज में बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल हो सकता है क्या? बताओ बताओ, नहीं हो सकता है सर। टैक्स रेट में चेंज हो गया, इकोनॉमिक चेंजेस में आ गया कुछ, तो पॉलिटिकल चेंजेस आ गया कुछ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया, लीगल चेंजेस आ गया, है ना, ये सब में अगर सोशल तुम्हारा कोई भी चेंजेस आ गया तो क्या तुम्हारा बस का चीज है क्या कि उसको कंट्रोल कर लेना? पोस्टल चार्ज बढ़ गया, रेलवे ने किराया बढ़ा दिया, तो ये सब चीज क्या तुम्हारा कंट्रोल है? नहीं सर। तो क्या बोला गया है? जनरली एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन एक्सेट्रा। ये कुछ भी चीज आपके हाथ में नहीं हो सकता है। तो जो भी आपके हाथ में है उसी को बस देखो, बाकी फालतू चीजों पे दिमाग मत लगाओ। उस पर कोई फायदा नहीं है कि रेलवे ने किराया बढ़ा दिया या रेलवे ने पेट्रोल का दाम बढ़ा, मान लो चलो रेलवे ने गवर्नमेंट ने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया या पेट्रोल का दाम बढ़ गया किसी भी सर्कमस्टांसेस में कि किसी भी रीजन से, तो क्या तुम कुछ कर सकते हो क्या? एक बिजनेसमैन कुछ कर सकता है? मुकेश अंबानी कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो सबके लिए है। जनरल फोर्स बोला जिसको बोला गया, स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। तो जनरल फोर्स है, सबको इफेक्ट लेकर के आया वो, तो उसमें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कंट्रोल अगर करना स्टार्ट करोगे ना तो कंट्रोल इज ऑफ्टन रेस्ट्रिक्टेड बाय एम्प्लॉयज, दे सी इट द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। कैमरा तुमने लगा दिया अपने ऑफिस में या अपने फैक्ट्री में, बेटा खत्म हो गया उसका फ्रीडम, है ना। अब वो क्या करेगा? एम्प्लॉय काम ही करना पड़ेगा उसको, और क्या ही करेगा सर। तो बोला गया कि वो क्या करता है? रेसिस्ट करता है, यानी कि वो अपोज्ड हो जाता है कि नहीं कंट्रोलिंग, कैमरा क्यों लगा रहे हैं या सुपरवाइजर को ज्यादा क्यों रख रहे हैं। आ रहा बात समझ में? इसलिए देखोगे सुपरवाइजर ज्यादा नहीं बनता है एम्प्लॉय का। फॉर इंस्टेंट एम्प्लॉय might object when they are kept under the strict watch with the help of closed circuit television, सीसीटीवी जिसको बोला गया है। तो बताओ कोई दिक्कत सर समझने में? नहीं सर। उसके बाद क्या है? कॉस्टली अफेयर्स। कॉस्टली अफेयर का मतलब सर यहां पे बोलता है कंट्रोल इज द कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट। यहां पे बोला गया है ये खर्चीला है, ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें एफर्ट भी लगता है। कोई दिक्कत सर? देखो किसी भी चीज का लिमिटेशन अगर तुमसे पूछेगा एग्जाम में के लिए, चलो एक टिप्स देते हैं तुम्हें, है ना, कि किसी भी चीज का लिमिटेशन पूछेगा, प्लानिंग का अगर लिमिटेशन पूछ दिया या कंट्रोलिंग का लिमिटेशन पूछ दिया, किसी भी चीज का लिमिटेशन, तो दो तीन चीज तो तुम बेटा लिख ही सकते हो। आ रहा समझ में कि प्लानिंग क्या है तुम्हारा? कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें, है ना, प्लानिंग कॉस्टली होता है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग होता है। आ रहा बात समझ में? उसके बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है। तो यहां पे बहुत सारा ऐसा चीज है कि जो तुम यहां पे लिख सकते हो कि कंट्रोलिंग इन्वॉल्व कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट। तो ये तो था तुम्हारा लिमिटेशन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। भाई साहब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में ना एक बड़ा गहरा रिश्ता है। क्या 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 रिश्ता है सर? बताइए जरा। चलो आओ देखते हैं क्या रिश्ता है। बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। देखो दो चीज बोल रहा है, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है सर। वो प्लानिंग करोगे तभी कंट्रोलिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे प्लान के अकॉर्डिंग ही। इंटरडिपेंडेंट है ना, आ रहा बात समझ में? तो यहां पे क्या बोला गया? इंटर रिलेटेड भी इंटरडिपेंडेंट भी है। तो क्या है सर यहां पे? प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट मेक कंट्रोलिंग इजियर एंड इफेक्टिव। प्लानिंग जो होता है वो कंट्रोलिंग को इजी बना देता है। प्लान किए थे कि 70% आएगा, कंट्रोल किए हैं कि 65% आ गया, तो कैसे तुम्हारा 5% का जो डेविएशन आया वो कैसे समझ में आया? प्लान किए थे तभी ना समझ में आया। आ रहा बात समझ में? तो वो कंट्रोल करने को इजी बना देता है। कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। यहां पे तुमको ये बहुत तरीके का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि यार प्लान में ये कमी हो गई थी, तो भाई साहब अब से प्लान जो करना वो सही से करना, पास्ट प्लान मेरा जो था वो खराब था। आ रहा हो? तो कंट्रोलिंग ये प्लानिंग को बताता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले को, कि यार कंट्रोलिंग गड़बड़ हो गई है, प्लान सही से किया करो। या प्लानिंग डिपार्टमेंट बोलेगा यार मैंने तो प्लानिंग सही से किया, कंट्रोलिंग तुम सही से करो। तो जो भी ये डिस्कशन हो रहा है वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग की वजह से ही हो रहा है। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। देखो प्लानिंग में सोचा जाता है सर, और कंट्रोलिंग में उसको कंट्रोल किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है।
तो प्लानिंग में क्या हो रहा है सर? प्लानिंग प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट एक्शन, क्या सही से होना चाहिए। कंट्रोलिंग इवेलुएट परफॉर्मेंस, के जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको इवेलुएट करता है तुम्हारा कंट्रोलिंग। बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों आगे पीछे दोनों देखता है सर। प्लानिंग भी फ्यूचरिस्टिक है लेकिन ये बैकवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि जस्ट मैंने बताया ना कि डांडिया नाइट्स जो हुआ था वो प्लान इस बार फिर से अगर 2024 में किया जाएगा तो भाई साहब ये देखकर किया जाएगा कि 2023 वाला डांडिया नाइट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। क्या खाना कम पड़ गए थे? क्या और साउंड का जरूरत था? क्या वो वाला जो हमारा मैरिज हॉल जो हमने किया था बैंक्वेट हॉल उसमें सही से हुआ था, या और कोई दूसरा लिया जाए, क्राउड बढ़ गया था? आरा भाषा में क्या प्रॉफिट हुआ था? क्या इन्वेस्टर्स को, क्या स्पॉन्सर्ड वाले को हमने क्या क्या बेनिफिट दिया, क्या क्या नहीं दिया था? ईच एंड एवरीथिंग यहां पे देखा जाएगा, राइट। तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड डन फॉर फ्यूचर, हमेशा इसमें पास्ट एक्सपीरियंस को देख करके फ्यूचर के लिए प्लानिंग डन किया जाता है। कंट्रोलिंग इवेलुएट पास्ट एक्टिविटी एंड इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस, बेटा इवेलुएट करता है पिछला चीजों को और फ्यूचर के लिए ये एक बहुत अच्छा डेविएशंस लेकर के आता है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले को बता दिया जाता है कि अब आप लोग अच्छे से प्लानिंग करो, ये डेविएशंस आया है। क्लियर होगा सबको? कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है सर? कैसे कंट्रोल किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? ये आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। तो चलो देखो क्या है सर। सेटिंग अप ऑफ टारगेट स्टैंडर्ड। देखो सबसे पहले तुमको एक टारगेट स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो टारगेट हमेशा सेट होता है बेटा क्वांटिटी में। टारगेट जो सेट होता है वो हमेशा सेट होता है तुम्हारा क्वांटिटी में, याद रखना। अभी जस्ट मैंने बताया था कि हर चीज कंट्रोल करने के लिए तुमको क्वांटिटी में मौजूद होना चाहिए सर। जैसे मान के चलो कोई कंपनी बोलेगा कि इस बार सेल बढ़ा दिया जाए, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई प्लान करो कि 5% 10% या मान लो 500 करोड़ का इस बार ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये 500 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए ना। कोई प्लानिंग ऐसे करता है कि यार इस बार प्रॉफिट होना चाहिए, कितना का होना चाहिए भाई? आ रहा बात समझ में? तो यहां पे क्या बोला गया, तुमको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, तब ना उसको कंट्रोल करोगे कि भाई साहब 500 करोड़ का हमने सोचा था, प्लान बनाया था, ये 500 करोड़ नहीं होकर के 200 करोड़ में रह गया। तो जो 300 करोड़ का डेविएशंस आया वो आखिर में क्यों आया, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग अप ऑफ टारगेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस टारगेट ऑफ द यार्ड स्टिक। टारगेट और द यार्ड स्टिक है, ये एक मेजर करने का तरीका है अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। जो हमारा 500 करोड़ की जगह में 200 करोड़ आया वो क्यों आया सर, राइट। द स्टैंडर्ड बिकम बेसिस ऑफ कंपैरिजन, तभी ना बेटा कंपेयर करोगे, ये एक बेसिस ऑफ कंपैरिजन है। एंड द मैनेजर इंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है तुम्हारा, यहां से यहां तक का कोई मतलब ऐसा नहीं है, बस यहीं तक समझो। उसके बाद मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद तुम क्या कही, स्टैंडर्ड सेट कर लिया, मेजर किए परफॉर्मेंस को। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉय। 500 करोड़ का जो हमने सेटिंग टारगेट किया था कि अब होना चाहिए, तो अब उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस को हमें देखना होगा कि भाई साहब 500 करोड़ बहुत होता है यार, एक साल में हमको प्रॉफिट चाहिए, तो भाई साहब ये तुम्हारा एक साल के अंदर चाहिए ना। तो हर महीने हम कितना कमा रहे हैं कि 500। अब मान के चलो कि हम 10वां महीना जाकर के 10th मंथ में, यानी कि अक्टूबर में, मान लो जनवरी में हमने प्लान बनाया है ना 2024 में। अब बेटा तुम जाकर के अक्टूबर 2024 में कंट्रोल कर रहे हो, क्या कंट्रोल में तुमने पाया कि 100 करोड़ ही प्रॉफिट आ पाया। भाई साहब जब 10 महीना में 100 करोड़ आया तो अगला 2 महीना में क्या 400 करोड़ आ जाएगा? नहीं ना सर। तो यहां पे बोला गया है कि उसके, इसीलिए बेटा बोला गया है कि तुमको हमेशा परफॉर्मेंस को चेक करते रहना कि उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। अब बोलता है आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट करा 500 करोड़ का, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, ये आपको चेक करते रहना है। एनालाइजिंग डेविएशंस। अब बेटा तुमको एनालिसिस करना है डेविएशंस को। डेविएशंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। प्लान किया था हमें कि हर महीने या एक साल में 500 करोड़ कमाएंगे, यही था ना हमारा स्टैंडर्ड। तो वो उसमें क्या डेविएशंस आ रहा है, 10 महीना हो गया, आज ये 100 ही करोड़ कमा पाए, 2 ही महीना बचा हुआ, क्या 400 करोड़ कमा लेंगे? मुमकिन ही नहीं है सर, 10 महीना में 100 करोड़ कैसा बात करते हैं आप। तो यहां पे बोला गया ऑल डेविएशन नीड टू बी अबाउट
to the notice of the top management, a range of deviation should be established and only cases beyond this range should be brought to the knowledge of top level management. देखो यहां पे अब बोलता है कि डेविएशंस जो आया, डिफरेंस जो आया, क्यों नहीं कमा पाए, इसको बेटा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और इसको नोटिस की तरह टॉप मैनेजर को पूरे के पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में फैला देना होगा बिटवीन अमंग एम्प्लॉय, ताकि उनको ये पता चले कि आखिर में हम लोग लैग कहां किए थे जो ये डेविएशंस आया। आ रहा बात समझ में? इसीलिए एनालिसिस किया जाता है डेविएशंस को। दिस टू कैटेगरी मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग वे, है ना। टू टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन, दो टेक्निक हमें बताया गया है एनालाइजिंग डेविएशंस का। पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो बिहार बोर्ड याद रखना, ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, है ना। एक्सप्लेन ब्रीफली लिखेगा 2 नंबर का क्वेश्चन में, ब्रीफली, और दे देगा तुम्हारा एक्सप्लेन ब्रीफली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करिए। तो समझ लो पहले बेटा कि कैसे एक्सप्लेन करोगे, मतलब क्या होता है। एक्सप्लेन तो तुम खुद से भी कर दोगे, मतलब क्या होता है। कंट्रोलिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है कि क्या मैनेजर हर चीज को कंट्रोल कर सकता है? नहीं सर, कुछ की एरियाज को ही उसको कंट्रोल करना है। यानी कि मैनेजर का कोई एक्सटर्नल फैक्टर पे बस नहीं है ना। एक्सटर्नल फैक्टर पे कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है उसका। यानी एक्सटर्नल फैक्टर मींस व्हाट? इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ एनी टैक्स रेट। आ रहा बात समझ में? इंक्रीजमेंट ऑफ टैक्स रेट। तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। आ रहा बात समझ में? तो क्या बोला गया? गिविंग मोर देन अटेंशन टू द एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट विच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, वेयर एज नॉन क्रिटिकल एरियाज कैन बी इग्नोर्ड। बेटा जो तुम्हारे बस में है ना, बस तुम उसी को देखो। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारे बस में है बस उसी को देखो, बाकी चीजों को छोड़ दो, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर को छोड़ दो। जो आपके बस में है उसी को देखो। देखो इंप्लॉय का कैसे एफिशिएंसी को बूस्ट किया जाए, और इंप्लॉय के अंदर और क्रिएटिविटी कहां से लेकर के आया जाए, है ना, उसको और कैसे मोटिवेट किया जाए, ये सब पे आपको ध्यान देना है। आ रहा बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्या हमारा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब हमेशा याद रखना कि हर एक मैनेजर चाहेगा ना कि हर चीज कंट्रोल कर ले, छोटा डेविएशंस को भी कंट्रोल किया जाए, तो वो बेटा मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि एक मैनेजर ने एक चीज टारगेट फिक्स किया कि हर महीने 15,000 बैग बन जाए, है ना, पर मंथ। एक महीने का टारगेट क्या है? 15,000 बैग। अब मान लो कि किसी महीना 14,995 बैग बना, 5 बैग मान लो किसी महीना कम बना। अरे यार तो क्या जरूरी है इस पे दिमाग लगाने का यार, 5 ही बैग तो कम बना। आ रहा बात समझ में? तो हमेशा एक्सेप्शन लेकर के चलना है सर। अब पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग चलने लगेगा टॉप लेवल का, यार 5 बैग कंपनी में कम बन गया, कैसे बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो लगा तुम्हारा इंप्लॉय काम छोड़ने बेटा। याद रखना, बोलेगा कि यार ये पागल इंसान है क्या ये। आ रहा बात समझ में कि यार हर छोटा चीज को देखा जाता है। तो यहां पे बोला गया कि तुमको 15,000 बनाने के लिए टारगेट दिया गया था, तुम्हारे इंप्लॉय ने 14,995 बैग बनाया, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। मेरे हिसाब से तो ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, 5 बैग मैटर नहीं का। हाँ, अगर 1,000 पीस बैग कम बना या उससे भी ज्यादा, मान लो 10,000 ही बना, 5,000 बैग कम बना, दैट इज द थिंग्स। वो एक चीज है कि जिसपे हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। 2, 4, 5, 10 बैग कम ही बन गया तो क्या, 100 बैग तब एक्सेप्शन मान के चलो यार, क्या दिक्कत है ना। 100-200 बैग एक्सेप्शन मान करके चलना है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही यहां पे बोल रहा है कि इग्नोरिंग द डेविएशंस विद इन अ परमिशिबल लिमिट, है ना। अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोल नथिंग। बेटा उसके हाथ में कुछ नहीं लगना है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें, फ्री में तो होता नहीं है बेटा। तो कोई दिक्कत सर नहीं। नेक्स्ट क्या हमारा? देखो लास्ट है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। और कोई डेविएशन अगर तुमको दिखा
कोई भी डेविएशन अगर तुमको दिखा कंट्रोलिंग में, तो उसको उसके लिए तुमको करेक्टिव मेजर्स लेकर के चलना होगा। तो करेक्टिव मेजर्स का मतलब, on comparing actual performance with the planned performance, the manager will come to know about the deviation between the plan and actual performance। मैनेजर को यह जानना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ सर। What is the reason, actual reason for this deviation? आ रहा बात समझ में? क्या ये रीजन रहा होगा? कोई दिक्कत सर? नहीं। उसके बाद फीडबैक इन कंट्रोलिंग, भाई साहब बोलता है द कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट द एंड बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन एज इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर अ फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। बेटा ईच एंड एवरी मैनेजर को, है ना, ईच एंड एवरी मैनेजर शुड टू प्रिपेयर द फीडबैक रिपोर्ट ऑफ द डेविएशन, ताकि आगे चल के ये सारा गलतियां ना हो। और वो रिपोर्ट को बेटा देयर शुड बी स्प्रेड ओवर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन एम्प्लॉय, ताकि वो गलती दोबारा ना हो सके। कोई दिक्कत सर? नहीं। और डेविएशन आप तब से कर रहे हैं सर, क्या होता है मतलब डेविएशन इन कंट्रोलिंग का मतलब, डेविएशन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, मान के चलो 1000 बनाना था, बन गया 800, तो 200 क्या हो गया? डेविएशन, है ना। 200 कम बनाना तो डेविएशन हो गया, डिफरेंस हो गया। 800 बैग, 1000 बैग बनाना था, 800 बन गया, तो 200 डेविएशन कम बनाना, नेगेटिव डेविएशन है। और पॉजिटिव डेविएशन भी होता था, 1000 बनाना था, बन गया बेटा 1200, तो प्लस 200 डेविएशन हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत? चलो नहीं। आज का ये क्लास कंट्रोलिंग चैप्टर आप लोगों के लिए मेरा एकदम तन मन धन से आप लोगों के साथ। तो चलो, धन इसलिए बोले यार क्योंकि टाइम लगता है बनाने में, तो टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, वटेवर। आप लोगों के लिए तो हर कुछ सही है। तो भाई साहब आपका ये कंट्रोलिंग चैप्टर मेरे हिसाब से हो गया कंप्लीट। अब इस चैप्टर को हमेशा याद रखना, ये जो वन शॉट वीडियो बन रहा है ये आपको क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए बन रहा है। क्वेश्चन लो, वीडियो को देखो और क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाओ, क्योंकि एमसीक्यू सिर्फ करने से बेटा नहीं चलेगा। एमसीक्यू तो आएगा यहीं से जहां से हम पढ़ा रहे हैं। एमसीक्यू तो करवा ही दिया मैंने, 2-4 अगर एक्स्ट्रा आ गया तो वो भी तुम सॉल्व कर लोगे, इतना आपके अंदर कैपेसिटी है। लेकिन वो कैपेसिटी तब आपके अंदर जनरेट होगा जब इसको आप कंप्लीट करोगे, याद रखना, है ना। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और बहुत सारा एमसीक्यू हमने कर रखा है, 2-4 चैप्टर का एमसीक्यू और करवा देंगे आप लोग का। उसके बाद सोच रहे एक सेट मरवा देंगे, 100 आउट ऑफ 100 मिशन टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 में आप लोगों का हो जाएगा खेला समाप्त। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडीइंग, गुड नाइट।